नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे आपको जनता रिपोर्टर। योग आज पूरी दुनिया भर में भारत को नई पहचान दिला रहा है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत समेत दुनिया भर में लोगों ने योगाभ्यास किया। वहीं भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने योग दिवस की शुरुआत की और लोगों को स्वस्थ रहने के टिप्स दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौर में लोगों के लिए योग उम्मीद की किरण बनकर आया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मेडिकल साइंस भी योग अपना रहा है और लोग स्वस्थ रहने के लिए योग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर दुनिया भर में योग के प्रसार के लिए माई योगा ऐप लॉन्च किया, जिसके जरिए लोग घर बैठे योग कर सकेंगे और खुद को स्वस्थ रख सकेंगे। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे विश्व भर में लोगों ने योगाभ्यास किया। वहीं भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह योग दिवस की शुरुआत की और देशवासियों को फिटनेस का मंत्र भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महामारी के इस दौर में योग दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। उन्होंने देशवासियों को फिट रहने की सलाह दी। साथ ही दुनिया भर में योग के प्रसार के लिए एम योगा ऐप लॉन्च किया, जिसके जरिए पूरी दुनिया में लोगों को योग के बारे में जानकारी मिल पाएगी। तो आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम देखने को मिली, क्योंकि योग करे आपको निरोग। और इसीलिए दुनिया ने भारत का लोहा माना। दुनिया ने इस बात को माना है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, अगर आपको फिट रहना है, तो आपके लिए योग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए 21 जून को हर साल योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत ने ही योग को दुनिया भर में पहचान दिलाई है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर इसका किसी को श्रेय जाता है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, क्योंकि उन्होंने ही यूएन में इस बात का प्रस्ताव रखा, जिसको 177 देशों ने स्वीकार किया। और उसके बाद 21 जून को हम हर साल योग दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं और 7 साल से लगातार ऐसा कर रहे हैं। आज देश में इसकी ज़बरदस्त तरीके से धूम देखने को मिली। तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं। हालांकि कोरोना काल में एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमारे देश में लोगों ने योगाभ्यास किया, योग की क्रियाएं की, ये अपने आप में बहुत ही रोचक रहा। और ख़ास तौर पर हमारे जो सेना के जवान हैं, उन्होंने भी योग दिवस के दिन बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ओम के उच्चारण की ध्वनि राजनीति के लाउड स्पीकर पर गूंज रही है। दिन था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और डिबेट इस बात पर होने लगी कि योग के दौरान ओम कहें या फिर अल्लाह कहें। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता अभिषेक मनु सिंघवी का ऐसा मानना है कि ओम के उच्चारण से ना ही योग ज्यादा शक्तिशाली होगा और ना ही अल्लाह कहने से योग की शक्ति घटेगी। वहीं उनकी इस टिप्पणी के बाद विवाद शुरू हो गया। बीजेपी के नेताओं ने अभिषेक मनु सिंघवी को आड़े हाथों लिया और साथ ही साथ उन पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। योग में धर्म और ओम के उच्चारण को लेकर एक बार फिर से नई बहस छिड़ गई है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के ट्वीट पर राजनीतिक पारा हाई है। उन्होंने कहा कि ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली होगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। इसके साथ ही अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि योग साधना का बिंदु है, योग हमें सिखाने के लिए और योग्य बनाने के लिए है। अभिषेक मनु सिंघवी के ट्वीट पर लगातार प्रतिक्रिया आ रही हैं। एक तरफ से बीजेपी नेताओं ने उन पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं बाबा रामदेव ने कहा कि ऐसे लोगों को एक बार योग करना चाहिए, तब जाकर उन्हें योग के महत्व का पता चल सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत सरकार के हेरिटेज विभाग द्वारा जल महल पर योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां पर योग किया गया और लोगों को बताया गया कि योग एक दिन नहीं बल्कि रोज करना चाहिए, ताकि शरीर स्वस्थ रहे और निरोगी रहे। यूपी में
2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी आलाकमान ने तैयारियों का खाका खींचना शुरू कर दिया है। दरअसल लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष और बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह के बीच बैठकों का दौर जारी है। बैठकों में मिशन 2022 और बीजेपी के कामकाज पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विधान परिषद की खाली होने वाली 4 सीटों पर भी मंथन होगा। आपको बता दें कि इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इस बैठक में CM योगी और दोनों डिप्टी CM भी शामिल हो सकते हैं। यूपी में अगले साल यानी कि 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसे लेकर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। दरअसल बीजेपी आलाकमान ने चुनाव की तैयारियों का खाका खींचना शुरू कर दिया है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष यूपी के दौरे पर हैं। लखनऊ में BL संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह की बैठकों का दौर भी चल रहा है। ये 2 दिनों तक चलेगा। बैठक में मिशन 2022 के साथ साथ सरकार के कामकाज पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विधान परिषद की खाली 4 सीटों पर भी मंथन होगा। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी मौजूद हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में CM योगी और दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। पंजाब कांग्रेस में चल रहे अंदरूनी घमासान के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार फिर से दिल्ली दौरे पर आ गए। दिल्ली दौरे के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्रीय आलाकमान द्वारा बनाई गई कमेटी के सामने एक बार फिर से पेश हो सकते हैं और उसके साथ ही कांग्रेस के केंद्रीय आलाकमान से भी पंजाब के मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार पंजाब में अंदरूनी घमासान कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू, या फिर कहें कि पंजाब के कई विधायक भी अलग अलग मसलों को लेकर लगातार नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसे में पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सब चीजें कांग्रेस में ऑल इज वेल हो जाएं, इसको लेकर केंद्रीय आलाकमान लगातार एक्टिव नजर आ रहा है और लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। पंजाब में विधानसभा चुनाव के कुछ ही दिन बचे हैं, तो वहीं सभी पार्टी प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपने पंजाब दौरे के दौरान एक बड़ा ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि पंजाब में उनकी पार्टी की तरफ से CM पद का उम्मीदवार सिख चेहरा ही होगा। हालांकि अब कयास लगाया जा रहा है कि CM अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दांव खेला है, लेकिन सिख वोट कितना आम आदमी पार्टी के साथ आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली पड़ोस में ही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 1 दिवसीय दौरे पर पंजाब गए केजरीवाल ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी की ओर से राज्य का CM उम्मीदवार सिख समाज से ही होगा। उन्होंने कहा कि यह सिख समाज का हक है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का CM चेहरा सिख समाज से होगा, क्योंकि हमें यह लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर पंजाब ही एक स्टेट है जहां पर अब बदलाव की सुगबुगाहट तेज है। तो पंजाब में अगले साल विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले सियासी सरगर्मियां यहां पर तेज हो गई हैं, जहां कांग्रेस, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल पहले ही ताल ठोक चुकी हैं। अब आम आदमी पार्टी, जिसने पिछले विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था, उसे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं पंजाब में वो जीत सकती है। और यही वजह है कि 1 दिवसीय दौरे पर जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुँचे, आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तैयारी में जुट चुके हैं, हम यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बार बार हमसे पूछा जाता है कि आपका CM उम्मीदवार कौन होगा, अगर आप जीते हैं तो आपका CM का चेहरा कौन होगा। इससे उन्होंने पर्दा उठा दिया है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया कि वो पंजाब से ही ताल्लुक रखेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो हमारा मुख्यमंत्री होगा, अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो वो सिख समाज से ही होगा, जिस पर पंजाबियों को गर्व होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर पूरे देश में वैक्सीनेशन का अगला चरण शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन के इस चरण में 18 साल से अधिक के लोगों को फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 21 जून से वैक्सीनेशन के इस ड्राइव में 18 साल से अधिक के लोगों को फ्री में वैक्सीन दी जाने की बात कही थी।
आज से वैक्सीन लेने के लिए लोगों को कोविन ऐप पर पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को सरकार की ओर से फ्री वैक्सीन दिया जाएगा। इस महा वैक्सीनेशन अभियान का पूरा खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी। राज्यों को इसके लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। हालांकि ये सुविधा सरकारी केंद्रों पर भी उपलब्ध होगी। वहीं निजी अस्पतालों में लोगों को टीके के लिए शुल्क पहले की तरह देना होगा। देश में कोरोना से निपटने के लिए टीका उत्सव मनाया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को वैक्सीन लगे, इसी को लेकर मेगा ड्राइव चलाया जा रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में भी आज 30,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। उसके लिए 209 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर लोग जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। आपको बता दें कि साइबर सिटी गुरुग्राम में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने निकल कर आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से अब रफ्तार थमी है तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं, जिससे कि कोरोना महामारी से निपटा जा सके। आपको बता दें कि गुरुग्राम में सबसे ज्यादा अभी तक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। लगभग 9 लाख से भी ज्यादा लोगों को अभी तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को कोरोना से बचाने के लिए और इस महामारी से छुटकारा पाने के लिए लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। ऐसे में साइबर सिटी गुरुग्राम में ऑटो चालक, सब्जी मंडी और शॉपकीपर को वैक्सीन लगाई जा रही है, जिससे कि कोरोना से जल्द छुटकारा मिल सके। हिमाचल में वैक्सीन टीकाकरण के लिए नई शुरुआत की गई है। तीसरे चरण के दूसरे भाग को आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुरू किया है और इसमें सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अब तक 27 लाख लोगों को कवर किया जा चुका है। वहीं आने वाले 3 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के जरिए रोजाना 1 लाख लोगों को कवर किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का यह भी कहना है कि कुल आबादी का अब तक 42% लोगों को कवर किया जा चुका है। वहीं आगामी 25 जून तक कुल आबादी को 100% तक यहाँ पर कवर करने की बात कही जा रही है। लेकिन इनके इत्र बात यह भी है कि बहुत से लोग इस बात से परेशान थे कि क्या स्लॉट बुकिंग या फिर रजिस्ट्रेशन के झंझट को खत्म किया जाएगा। तो राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि ग्रामीण इलाकों में अब आपको स्लॉट बुकिंग कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन शहरी इलाकों में अभी भी पहले की तरह व्यवस्था कायम रहेगी। कोरोना में दूसरी लहर में धीरे धीरे कमी आती जा रही है। जहां देश में 24 घंटे में 53,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए, तो वहीं 1,422 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि रिकवरी रेट की बात करें तो 78,000 से ज़्यादा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना के आंकड़े में कमी होने से लोगों में राहत है, तो वहीं देश में तीसरी लहर आने की आशंका से चिंता का विषय बना हुआ है। शहर में अब धीरे धीरे कमी आ रही है। जहां देश भर के अंदर पिछले 24 घंटे में 53,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए, तो वहीं 1,422 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जबकि रिकवर होने वालों का आंकड़ा भी 78,000 से ज़्यादा रहा। देश में कोरोना के कम होते आंकड़े राहत पहुंचा रहे हैं, तो वहीं तीसरी लहर की आशंका एक बार फिर से देशवासियों में डर पैदा कर रही है। देश भर में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है। कई राज्यों में तो लॉकडाउन खुल सा भी गया है, पाबंदियों में ढील दी जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि इस साल की अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। हालांकि श्रद्धालु पवित्र गुफा के ऑनलाइन ही दर्शन कर सकेंगे। दरअसल पिछले साल भी अमरनाथ यात्रा कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी। से निकला अमरनाथ यात्रा इस बार भी नहीं होगी। कोरोना वायरस के चलते जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना प्राथमिकता है। पिछले साल की तरह ये यात्रा इस बार भी नहीं हो पाएगी और केवल पारंपरिक पूजन ही होगा। पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की आरती का प्रसारण किया जाएगा। असम में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनते ही यूपी बिहार में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। हालांकि यूपी सरकार कानून के मसौदे पर विचार कर रही है, तो वहीं बिहार में बीजेपी जेडीयू के अलग अलग सुर है। बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने कहा कि बिहार के पास आबादी बहुत ज्यादा है और सीमित साधन है, ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। लेकिन जेडीयू के नेता इस सवाल से बचते हुए नजर आ रहे हैं।
जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हुआ तो सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। यूपी में योगी सरकार कानून बनाने का मसौदा तैयार कर रही है, तो वहीं बिहार में बीजेपी जेडीयू के कानून बनाने के संदर्भ में अलग अलग बयान हैं। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक संजीव चौरसिया ने कहा है कि बिहार के पास संसाधन बहुत सीमित हैं और आबादी बहुत ज्यादा है। ऐसे में लोगों तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए बिहार में कानून को लाना चाहिए। हालांकि बीजेपी के इस बयान से जेडीयू के नेता बचते नजर आ रहे हैं। तो बिहार में इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी और जेडीयू जो दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं, वहां पर उन दोनों के अलग अलग सुर हैं, अलग अलग बयान हैं। क्योंकि बीजेपी इस कानून को लेकर जहां शोर मचा रही है, वहीं जेडीयू पूरी तरह से खामोश नजर आ रही है और ऐसा लगता है कि बीजेपी से बिल्कुल भी इस मसले को लेकर ताल्लुक नहीं रखती है जेडीयू। और इसी वजह से बीजेपी और जेडीयू के अलग अलग सुर इस पूरे मसले को लेकर सामने आ रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कहा जा रहा है कि यूपी में मसौदा तैयार किया जा रहा है, लेकिन बिहार के नेता भी चाहते हैं कि जो कुछ यूपी में इस तरह का मसौदा तैयार किया जा रहा है वो आने वाले समय में बिहार में भी लागू होना चाहिए, लेकिन जेडीयू इससे ताल्लुक नहीं रखती है। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारी नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से सरकार को चेतावनी दे दी है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, सरकार ऐसे मानने वाली नहीं है, इसलिए इसका इलाज करना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि ट्रैक्टर को तैयार रखना होगा, अपनी जमीन बचाने के लिए आंदोलन को तेज करना होगा। तीनों कृषि कानूनों की वापसी को मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारी नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार मान नहीं रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि जमीन को बचाने के लिए हमें आंदोलन तेज करना होगा। राकेश टिकैत ने ट्विटर पर लिखा, सरकार मानने वाली नहीं है, इलाज तो करना ही पड़ेगा। ट्रैक्टरों के साथ अपनी तैयारी रखो, जमीन बचाने के लिए आंदोलन को तेज करना ही होगा। यूपी में एक बार फिर से आरोपियों के आरोप का खुलासा हुआ है। दरअसल नोएडा में धर्म परिवर्तन करने वाले रैकेट का खुलासा हुआ है। आपको बता दें, ये रैकेट पिछले 2 सालों से चलाया जा रहा था, जिसमें से 2 मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, इस रैकेट में महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराया जाता था। यूपी में एक बार फिर से आरोपियों के आरोप का खुलासा हुआ है। दरअसल नोएडा में धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का खुलासा हुआ। आपको ये बता दें कि ये रैकेट पिछले 2 साल से चलाया जा रहा था, जिसमें 2 मौलानाओं को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बच्चों और महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराया जाता था। अभी सिर्फ 2 ही गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इसमें 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की आशंका है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस दौरान सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। उन्होंने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों में लश्कर का टॉप कमांडर मुदासिर पंडित भी शामिल था। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी की माने तो मुदासिर पंडित पर 3 पुलिसकर्मियों, 2 पार्षदों और 2 नागरिकों की हत्या का आरोप था और साथ ही साथ वो कई और आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल था। सोपोर में सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों में लश्कर का टॉप कमांडर मुदासिर पंडित भी शामिल था। कश्मीर पुलिस आईजी विजय कुमार ने कहा है कि मुदासिर पंडित हाल ही में 3 पुलिसकर्मियों, 2 पार्षदों और 2 नागरिकों की हत्या के अलावा कई अन्य आतंकवाद से संबंधित अपराधों में शामिल रहा। खोरी गांव में आज फरीदाबाद पुलिस द्वारा दूसरा फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में जहां 3000 पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया, वहीं 3 पुलिस उपायुक्त, 14 सहायक पुलिस उपायुक्त, 50 निरीक्षक और 100 उप निरीक्षक भी मौजूद रहे। खोरी गांव में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की चहलकदमी देख खोरी गांव के लोग सकते में आ गए, लेकिन तोड़फोड़ की कार्रवाई को ना होते देख उन्होंने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि खोरी गांव में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए फरीदाबाद और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त रणनीति बनाई है और नगर निगम के निर्देश आते ही इस तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा।
आपको बता दें कि हाल ही में फरीदाबाद पुलिस को सूचना मिली थी कि अतिक्रमणकारी कुछ ऐसे भी हैं जो रणनीति बना रहे हैं हिंसा तोड़फोड़ के दौरान किसी तरह की हिंसा को अंजाम देने के लिए। तो उनसे निपटने के लिए पुलिस ने ठोस रणनीति बनाई है। कुछ लोगों को उस वक्त हिरासत में भी ले लिया गया और अब प्रशासन का अब एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरह से खोरी गांव में बिना किसी विवाद के शांति व्यवस्था को बहाल रखते हुए, कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए वहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब किसी भी वक्त खोरी गांव में बुलडोजर चल सकता है। पलायन को लेकर प्रशासन जो है चाहता है कि लोग अपने आप ही वहां से पलायन कर दे ताकि किसी भी तरह से वहां विवाद जो है उत्पन्न ना होने पाए। यमुनानगर पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस और आईएनएलडी पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत करते हुए अनिल विज ने कहा कि जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस में कोई पूछ नहीं है और ये उल जुलूल बयानबाजी करते हैं, साथ ही इनकी अपने प्रधान तक से बात नहीं होती। वहीं अभय चौटाला द्वारा दिए गए बयान, रोजगार को लेकर जो बयान दिया गया था, उस पर अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। आज हरियाणा के अंदर पारदर्शिता से मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं और पुराने समय में जो सिस्टम था खर्ची और पर्ची का, उस सिस्टम को हमारी जो सरकार है उसने पूरे तरीके से ख़त्म किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरी लहर से लड़ने के लिए भी प्रदेश सरकार पूरे तरीके से तैयार है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने हैं और इनके लिए नगर निकाय विभाग द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और मंगलवार को पंचकुला के सेक्टर 4 में 45 शहरों के प्रधान पद का आरक्षण होगा और इसके लिए दोपहर 2 बजे का समय तय किया गया है। और जैसे ही ये आरक्षण तय हो जाएगा उसके बाद इन 45 शहरों में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो जाएंगी। महम नगर पालिका का कार्यकाल भी कल पूरा हो गया है और आज इसके लिए महम नगर पालिका कार्यालय में विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और भाजपा नेता शमशेर खरकड़ा समेत कई नेता पहुंचे और पार्षदों को सफल कार्यकाल के लिए बधाई दी। चुलकाना गांव के श्याम मंदिर में एकादशी व द्वादशी के मौके पर भक्त लोग श्याम बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी के अवसर पर पंजाब, राजस्थान व हरियाणा के कई जिलों से भक्त लोग काफी संख्या में मंदिर में पहुंचे। भक्तों की काफी टोलियां पैदल ही मंदिर तक पहुंच रही थी। तपती गर्मी के बाद भी भक्तों में जोश बरकरार था। हालांकि मंदिर कमेटी द्वारा भक्तों को बार बार सोशल डिस्टेंसिंग में रहते हुए ही दरबार तक जाने की अपील की जा रही थी। और जनता रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।